नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ 66th बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट आया है इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करना हम सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आप जो प्रिपरेशन करते हो, जो तैयारी करते हो, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि उनकी तैयारी में, उनके प्रिपरेशन में, उनकी रणनीति, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें कहाँ क्या कमी रह गई। तो आज हम इस पूरे सेशन में उन कारणों पर फोकस करेंगे जो आपको आगे सफलता दिलाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो असफलता हाथ लगी है वो क्यों लगी, तो उन कारणों का अगर हम विश्लेषण करें और उन कारणों को अगर दूर करें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये आप अच्छी तरह समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो रिजल्ट आया और उसका जो कट ऑफ मार्क्स आया है और कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, कितने पदों के लिए है, ये तो आपको जानकारी है, बट यहाँ मैं फिर से आपको वो बता दूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सके कि कमीशन का प्रिपरेशन, यानी स्टेट कमीशन, यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट कमीशन हैं, परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका स्तर किस प्रकार का हो, आपकी रणनीति कैसी हो। आज मैं विशेष रूप से बीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण सुझाव देने वाला हूं। तो काइंडली आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें। कुछ बातें आपको लग सकती है कि सर क्या नया बता रहे हैं, ये तो है, बट आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है और हमें आगे क्या करना है। ओके गाइज, सबसे पहले हम लोग ये देखें जो रिजल्ट आया है तो थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स पे ध्यान दें। वैसे मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि यार कट ऑफ की चिंता ना करो। आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो सामान्य श्रेणी में हो या रिजर्वेशन की किसी भी कैटेगरी में हो, आप टारगेट लेकर चलो 100+। इस बार आपने देखा होगा जो कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरीज के गए हैं तो वो लगभग 110 के पास पहुंच चुका। 108 पे सिलेक्शन हो रहा है, बोर्ड पर ये लिखे हुए हैं, मैं इनका विश्लेषण भी करूंगा। तो आप मोटे तौर पर ये ध्यान रखें कि बीपीएससी की जहां तक बात है, फिर सीडीपीओ तो होने ही वाला है, तो आप टारगेट लेकर चलें। सभी बंधुओं से मैं कह रहा हूं, सभी से, कि 110 परफेक्ट होना चाहिए। आपका टारगेट हो 120 एटलीस्ट, और वहां कम से कम 110 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो। तो ऐसा क्या किया जाए, कैसी रणनीति बनाई जाए, उन खामियों पे मैं चर्चा करूंगा, कहां आपसे गलत हो जाती है। कुछ मार्क्स तो आ जाते 80-90 के लगभग, तो अधिकांश लोगों के मार्क्स आते, बट सिलेक्शन के लिए जो अब आगे मार्क्स चाहिए, 5 नंबर, 4 नंबर, 3, 2, ये एक से रिजल्ट जिनका नहीं आ पाता है, कितना अफसोस होता होगा उनको कि थोड़ी सी कमी रह गई है, इस वजह से रिजल्ट नहीं आई। तो क्यों ना उस कॉन्फिडेंस लेवल को उस लेवल तक ले जाया जाए ताकि रिजल्ट कितने पर भी आओ, कट ऑफ मार्क्स कितना भी हाई जाए, मेरा सिलेक्शन हो। तो आज उन्हीं रणनीतियों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। किस सेक्शन पर आपको अधिक फोकस करना है, कैसे उसका अध्ययन करना है। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, लंबी अवधि के लिए बनाया है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। जो न्यू कमर हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होगी, बट जो अब लग रहा है कि नहीं इस साल हमें क्रैक कर ही लेना है, हमारा एज निकला जा रहा है, हमारे पास चांसेस अब कम बच रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, तो उनके दिमाग में जो हड़बड़ाहट है उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लें। आप ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, सामान्य श्रेणी की, तो आप देख रहे हैं 108, और उस श्रेणी में जो महिलाएं हैं उनका जो कट ऑफ है वो 100 पर आया। ठीक है, तो 100 तो है, 100+। इसके अलावा आप देख लें इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 103 कट ऑफ है, और इन्हीं वर्ग की महिलाओं के लिए 95। तो मोटे तौर पर आप देख लो कि सामान्य श्रेणी से लेकर के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो यहां पर मैंने लिखा है, आप यहां तक देखें 100+ उनका गया है 102, बीसी का 104, ईडब्ल्यूएस का 103 और जनरल कैटेगरीज का 108। यानी जनरल कैटेगरी से लेकर जो अत्यंत पिछड़े वर्ग तक के जो भी विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी का कट ऑफ 100+ है। और अलग अलग वर्ग की महिलाओं के ऊपर देखें तो वहां पर आप क्या देख रहे हो कि 90 to 100, 90 से 100 के बीच लगभग है सभी का। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं
वो ऑलवेज ये सोचकर चले कि 110 हमें करना है। और जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उन्हें हमेशा 120 का टारगेट लेकर के चलना है। आप सोचेंगे सर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट ये करना है और ये बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा। ये आपके अंदर एक भावना, जोश मारना चाहिए, लगना चाहिए कि मैं कल ही उस पद को धारण करने वाला हूं, वो पद हमें ही मिलने वाला है। ये उत्साह आपको पैदा करना होगा और जब ये उत्साह होगी तो आप पूरी लगन से, जुनून से मेहनत करेंगे। आपको पुनर्विचार करना है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो, आपको क्या करना है और अब क्या नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख लो, अब पीटी का रिजल्ट आया, मई जून में मेंस की संभावना है। तो अब आपको कितना समय मिल रहा है कि मेंस का मैं प्रिपरेशन करूं? सिर्फ रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस ही तो आप कर रही है, नई चीज़ों को पढ़ने का तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। कुछ करंट अफेयर्स ही आप देख सकते हो इस पीरियड में। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ा है बस अब उसका रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे के अंदर हमारी क्वालिटी राइटिंग होनी चाहिए। वो कैसी हो? राइटिंग स्किल को आपको इम्प्रूव करना है इस अवधि में रिवीजन के साथ। इसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं है कि नई चीज़ों को आप पढ़ सकें। तो करना क्या है? तो भाई जो न्यू कमर है मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो अभी से एक ऑप्शनल पेपर का चुनाव कर ले। अगर आप बीपीएससी ही देना चाहते हो लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाओ जैसे लगे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वो लगन, वो डेडिकेशन, वो समर्पण, जुनून आपको चाहिए। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स स्टडी मस्ट है। अगर आप एक साल का प्लान बना करके चल रहे हो, जो बिल्कुल न्यू कमर है वो 2 साल का प्लान लेके चल रहे, तो उसे भी कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे अपने रूटीन में शामिल करने के हमें स्टडी करने, क्या करने, कैसे करने। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। उनका बेसिक चीज़ आप स्ट्रॉन्ग करें। जिनका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, अवधारणा क्लियर है, क्योंकि कमीशन ऑलवेज डिमांड करती है कि आपके अंदर विषय की समझ अच्छी तरह से हो, सतही और ऊपरी ज्ञान ना हो। आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो सभी पक्षों का विश्लेषण करें, विस्तार से पढ़ें और स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस तरह की पढ़ाई करने से आप मेंस के लिए भी तैयार हो जाते हो। ध्यान रखना, इंटरव्यू में भी यह फायदा करता है और पीटी तो स्वतः तैयार हो जाती है। सिर्फ फैक्ट्स पर थोड़े ध्यान देने होते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन बंदों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए एग्जाम बिल्कुल आसान है, और जिनका कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं है वो अगर अभी भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, सिर्फ सेट बना रहे हैं, काइंडली भैया इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। इससे आप गारंटी नहीं ले सकते कि मैं सफल ही होऊंगा। तुक्का लग सकता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर अवधारणा विकसित करने की बात हो आप एक एक लाइनर वाला पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा रिजल्ट ऐसे। इसलिए आपको सोचना है कि हमें विस्तार से चीज़ों को पढ़नी है, समझते हुए चीज़ों को पढ़नी है, और जब मैं समझ लूँगा तो उनसे संबंधित किसी भी तरह से क्वेश्चंस को कहीं से भी घुमाएं, वो आराम से आप उसका रिप्लाई करेंगे। अगर विस्तार से नहीं पढ़े हैं तो आप किसी भी समय मामूली से प्रश्न में भी फंस सकते हैं, गलत रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो भी मैं पढ़ूं उसे समझूं, अच्छी तरह आत्मसात करो, फिर आगे बढ़ो। फिर देखिए पढ़ने का भी मजा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लगेगा कि नहीं मैं अब सही रास्ते पर हूँ, सही मार्ग पर हूँ, और यही चीज़ें आपको रिजल्ट दिलाएगी। इसलिए उन बाह्यात चीज़ों की ओर जिन पर आपका ध्यान भटकता हो उसे भी दूर करें, यह बहुत ही आवश्यक है। रिलैक्स रहें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे YouTube चैनल मौजूद हैं जिससे बहुत सारी सामग्रियाँ परोसी जा रही हैं। आप ध्यान रखना कि जो क्वालिटी आपको चाहिए, अगर उस प्लेटफॉर्म पर वो क्वालिटी आपको अवेलेबल है देन आप वहाँ टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज आप अपने समय का ख्याल रखें, किताबों को पढ़ लें। जो बेस्ट चैनल आपको लगता हो कि ना किताबों से बेहतर है कि मैं इन्हें देख लूँ, समझ लूँ, तो काफ़ी है हमारे लिए, तो वैसे चैनल भी आज मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही चैनल आप वॉच करें। जो भी चैनल आपको लगे कि ये कमीशन के लिए उपयुक्त है तभी आप वहां पर रुकें, अन्यथा अवॉइड करें, आगे बढ़े। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के कुछ ट्रिक हासिल करके सिर्फ सेट बना के, मैं फिर कह रहा हूं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जैसे 100 से 80-85 तक जाओगे, फिर
सिलेक्शन वाली जो बात आती है ना, वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वो सिलेक्शन का जो स्टेज है ना, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हर बार होगा कि 2 नंबर से छोट रहा है, 5 नंबर से छोटा है, सर हो नहीं रहा है। यार जब पीटी में ही फंसे रहोगे तो आगे कैसे मंजिल हासिल करोगे? इसलिए जरूरी है कि आप गंभीरता अख्तियार करें और अपने स्ट्रेटजी पर पुनर्विचार कर उसे फिर से निर्धारित करें और उस पर लग जाए। दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें, कुल अभ्यर्थी जो एग्जाम में शामिल हुए थे करीब 2,80,882, यानी 2,81,000 हम लोग कह सकते हैं। उनमें जो सफल हुए हैं वो 8,997 हैं, यानी अप्रॉक्स 9,000। और अब इनमें भी जो पद हैं वो 689 पदों के लिए इनका रिजल्ट आया है। तो आप ध्यान रखें, इनसे 3 गुना मेंस का रिजल्ट आएगा। 2000 से थोड़ा ही ज़्यादा रिजल्ट आएंगे और वे लोग इंटरव्यू देंगे, उनमें इतने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो हमें अब करना क्या है? तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपका फोकस मेंस पे हो और पीटी की तैयारी इस प्रकार करें, विश्लेषण करते हुए करें, ताकि आपका ये जो दोनों स्टेज है ना, पीटी और मेंस का बीच का जो बहुत कम अंतराल मिलता है, इसलिए आपकी तैयारी इस तरह से हो कि आपका ये दोनों स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड यानी पीटी और मेंस पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। पीटी जैसे आप देकर आए, आपको ये सोचना ना पड़े कि भाई मेरा रिजल्ट आएगा या ना आएगा। आप क्वेश्चंस को मिलाएं और अगर आप 110 प्लस है तो आप 100% श्योर है कि वो मेंस के लिए रिजल्ट हमारा आएगा, यानी पीटी में क्वालिफाई करूंगा और आप लग जाए मेंस के लिए। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है। आपका डिसीजन ही आपको सफल बनाएगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस बात का। 67th बीपीएससी पीटी के लिए या फर्दर जो आगे आएंगे, जो न्यू कमर है, वे ध्यान से समझे इस चीज़ को। और जो 67th बीपीएससी पीटी की तैयारी में लग चुके हैं या लगने वाले हैं या फिर वो सीडीपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वे ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि किन सेक्शन पर मैं अधिक ध्यान दूं। तो जो स्ट्रैटेजी, जो सब्जेक्ट है, वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे आप ध्यान दें। जैसा कि आपको मालूम है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके पश्चात इसका दूसरा जो सेक्शन आपको होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। थर्ड इसका जो सेक्शन होगा वो आपको मालूम है आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें विशेष रूप से 1947 तक की जो गतिविधियां हैं उस पर आप फोकस करेंगे। 1707 के बाद यानी औरंगजेब की मौत के बाद जो घटनाएं घटती हैं, तो वो 1857 के गदर तक और उसके पश्चात वहां से लेकर 1947 तक की घटनाओं पर आप पूरा फोकस करेंगे। तो ध्यान रखना, इतिहास का जो सिलेबस है ना, काफी विस्तृत है और इतिहास के सिलेबस में आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। हाँ, मैक्सिमम प्रश्न इस सेक्शन से आते हैं, आधुनिक भारत से आते हैं, बट आपका ध्यान इधर भी होना चाहिए, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर भी होनी चाहिए। संपूर्ण तैयारी आपको करनी है तो ध्यान रखेंगे, सेलेक्टिव मत पढ़िए, आप थोरोली पढ़िए, चीज़ों को समझिए और जो भी पढ़ें समझते हुए पढ़ें। तो बात में अगर किताबों की करूं, कुछ लोग कहते हैं सर किताब भी प्रिस्क्राइब कर दिया कीजिए। तो किताब तो आई थिंक सबके पास बहुत सारे राइटर की आप लोगों ने ले रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो रेफरेंस बुक है, वो आपके पास तो होना ही चाहिए। किताबों के बारे में समझ लें। अगर आप सेल्फ स्टडी पर पूरी तरह फोकस करना चाहते हैं और स्टडी को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंस में फ़ायदा पहुंचाती है, आप ध्यान रखेंगे। जितनी अधिक किताबों को आप पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, उसके आधार पर आपके अंदर उससे संबंधित एक अवधारणा विकसित होगी और फिर उसे शब्दों में ढालना है। इस कला में अगर आप माहिर होंगे तो ये कला आपको मेंस में बहुत ही मदद देगी। इसलिए किताबों को पढ़ने की आदत तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास से संदर्भित मैं कुछ पुस्तकों की चर्चा कर दूं जो बीपीएससी के लिए बहुत यूजफुल है। भारती भवन की जो किताब है प्राचीन भारतीय इतिहास, लोग इसे बहुत कम लाइक करते हैं, बट मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत सामान्य भाषा में लिखी हुई है। फिर आर.के. चौधरी की किताब, इनमें फैक्ट्स भी हैं, अवधारणा भी विकसित होती है और आप अच्छी तरह उसे समझ भी सकते हैं। अब यहाँ मैं झा एंड श्रीमाली की बात नहीं कर रहा, वो शोधपरक पुस्तक है, वो यूपीएससी वालों के लिए तो बेटर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप सतीश चंद्रा की पुस्तक आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास में बिपिन चंद्रा की,
ठीक है ना, नाम याद रखें, मिलता जुलता नाम है। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की पुस्तक, और आधुनिक भारत की मैं बात करूं तो बिपिन चंद्र की पुस्तक आप पढ़ें। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की जो पुस्तक राजीव अहीर की है वो भी बहुत अच्छी किताब है, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस किताब को आप हाथ में लें उसे अच्छी तरह से पढ़ें। फैक्ट्स कुछ चेंज हो सकते हैं बट वो विषय वस्तु है वो सेम ही मिलेंगे, इसलिए कोई एक अच्छी किताब को आधार बनाएं और उसे आप पढ़ें। इसके पश्चात ज्योग्राफी की ओर देखें तो ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट हैं, भारत का भूगोल और दूसरा जो सेक्शन है विश्व भूगोल। ठीक है, इन 2 सेक्शन पे आप ध्यान दें। ज्योग्राफी रटी नहीं जाती है, रटी तो कोई सब्जेक्ट नहीं जाती है, मैं आपके लिए बता दूं, बट ज्योग्राफी तो बिल्कुल ही नहीं, ये पूरी तरह समझने की चीज़ है और इसके लिए आपके पास एक एटलस का होना बहुत जरूरी है। और एटलस अगर आपके पास हो तो जो भी चीज़ अध्ययन करें तो अकॉर्डिंग टू एटलस उसके अनुसार आप अपने दिमाग में उसका मैप भी बनाते चलें। उस फिगर को बार बार देखेंगे तो एक दिमाग के अंदर मैप क्रिएट होता चला जाएगा। जब उस पर आपका कमांड होगा तो ज्योग्राफी चुटकी बजाते सारे प्रश्न हल होंगे। इसके अलावा मैं किताबों की चर्चा कर दूं, भारत का जो भूगोल है इसमें आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो, बट क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं ज्योग्राफी की वो बहुत ही यूजफुल है। अगर आप उन सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप उसका सहारा ले सकते हो। ठीक है, इसके पश्चात विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में बहुत अधिक नहीं जाना है, पर्वत पठार नदियाँ डेजर्ट ये सारी चीज़ें हैं उसको बस आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ऑथेंटिक बुक की मैं बात करूं तो सविंद्र सिंह की पुस्तक जो ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसके अलावा खुल्लड़ की पुस्तक है और माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल भी है और विश्व भूगोल भी है। तो कोई भी किताब आप एक रख लें, एक प्रामाणिक पुस्तक होगी जो रेफरेंस बुक होगा वो आप रख लें। इसके अलावा आप देखिए पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी में भी आप एनसीईआरटी की पुस्तकों से शुरू करें और यहाँ भी महेश बर्णवाल की जो पुस्तकें आई हैं वो जो कलेक्शन है वो काफ़ी बेटर है सभी सब्जेक्ट के लिए, जो भी अवेलेबल आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिटी में सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी के पश्चात मैं सुभाष कश्यप सजेस्ट करूंगा, वो बहुत सामान्य और सरल भाषा में लिखी गई है। और इसके पश्चात लक्ष्मीकांत की पुस्तक है। लक्ष्मीकांत की पुस्तक फर्स्ट टाइम आप हाथ में मत लें, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान रखें पहले एनसीईआरटी पर कमांड कर लें, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं फिर वो सुभाष कश्यप बहुत सामान्य भाषा में उन्होंने लिखी है पुस्तक को वो अध्ययन करें। इसके पश्चात आप यहाँ पर आए यानी लक्ष्मीकांत की पुस्तक का अध्ययन करें। ठीक है ना, फिर बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की मैं बात करूँ तो ध्यान रखेंगे इम्तियाज अहमद की जो पुस्तक है ना वो एक विस्तृत रूप से भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है, तो दोनों पुस्तकों का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार से संबंधित विवास पैनोरामा की भी एक बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने भी लिखी है, छोटी पतली सी है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। और इसके पश्चात इकोनॉमी की मैं बात करूं तो ध्यान रखें इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, यहाँ पर है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो जो करंट चीज़ें हैं रमेश सिंह की पुस्तक लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बट मैं कहना चाहूँगा रमेश सिंह पर जाने से पहले, उनकी पुस्तक का अध्ययन करने से पहले आप प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे उसे भी आप अवश्य अध्ययन कर लें, बहुत सारे प्रश्न इससे टकराते हैं। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस में आप ध्यान रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। क्लास 9th और 10th की जो किताबें हैं वो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की हो, इस पर आप अच्छी तरह पकड़ बना लें, आराम से आप इसे कवर कर सकते हैं। इस सेक्शन के सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर लगातार देखने में आ रही है कि करंट अफेयर्स से प्रश्न अधिक आ रहा है, तो एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ें और इसके अलावा एक मंथली मैगजीन आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, क्रॉनिकल ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज टाइम्स ले सकते हैं, या दृष्टि की भी मैगजीन आती है उससे भी ले सकते हैं, बट कोई भी एक मैगजीन अवश्य लें। और इसके पश्चात एक रीजनिंग और मैथ 10 क्वेश्चंस इस क्षेत्र से होंगे। तो ध्यान रखना अगर आपका मैथ पहले से स्ट्रांग है देन ठीक है, थोड़ा बहुत इससे प्रैक्टिस कर ले, लेकिन आप मैथ में बिल्कुल न्यू हो, मैथ से डर लगता है, तो काइंडली मेरा ये कहना है कि आप स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। इधर से आप क्वेश्चंस करते हो तो 140 आप तैयार कर लो अच्छी तरह से। 10 क्वेश्चंस में रीजनिंग टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो होते ही हैं, 10 में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आप यहां पर 10 में से तुक्का भी मारोगे तो 4-5 अंक ला ही सकते हो। 2-3 बनाओ, 2-3
आ ही सकता है। वाइट करने के लिए मैं बता दूं सबसे बेस्ट वे कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कमांड करें। कमांड करना बहुत आसान है। आज ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल मौजूद हैं, आप हमारे चैनल पे भी आए तो ज्योग्राफी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आप ध्यान रखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस और करंट अफेयर, इन 4 चीज़ों पर आपने कमांड किया ना, तो आप ध्यान रखें अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस आप बना रहे हो। जी हाँ, इन 4 सेक्शन से। और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बिहार स्पेशल 10 से 12 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। पॉलिटी बहुत ही आसान है। इकोनॉमी में आप ध्यान रखेंगे मेजर फैक्ट्स जो हैं, जो अद्यतन जानकारी इकोनॉमिक सेक्टर में जो भारत सरकार की हो या बिहार सरकार की हो, इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें आती है उसका आप कलेक्शन कर लें, तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। एक बात और मैं कह दूं कि अगर इन सबों का पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो अब तो आपके लिए बेहतर है ना कि YouTube पर ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं बता दूं कि ऑथेंटिक का मतलब वैसे जो मार्गदर्शक है जिनका सही अनुभव हो, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट कमीशन का, वैसे प्लेटफॉर्म का आप चुनाव करें जहां पर आपका बेसिक्स पे जोड़ दी जाती है और हर पक्ष को बताया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि भैया बाकी के लिए हमारे क्लास को ज्वाइन करो तो ये होगा। ऐसे प्लेटफॉर्म को आप अवॉइड करें जहां पर संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से दी जाए। आप चूज करें वहां पर जो बेस्ट आपके लिए दिखाई दे, जहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, अवधारणा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, आपको लगे कि नहीं दिस इज द बेस्ट, आप वहां स्टे करें, उन्हें सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा ये मकसद है कि मैं ये बताऊं आपको कि देखिए, पीटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे मार्गदर्शन में आप सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। और कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें आगे करना है, तो मेंस के लिए आपको गाइडेंस की आवश्यकता तो निश्चित रूप से पड़ेगी, बट पीटी के लिए तो जो गाइडेंस आपको अवेलेबल है, तो एक ही ख्याल आपको रखनी है कि हमें विस्तार से पढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं लगातार क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में रहते हैं, सेट बनाते, भैया सेट बनाइए, ठीक है ना। तो सेट बनाने से पहले उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, उसका अध्ययन तो कर लीजिए भाई। आप कितना सेट मारेंगे, एक टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो मान लीजिए आपने 10 प्रश्न को उस टॉपिक के अंतर्गत आपने सेट बना के तैयारी कर ली और आपको लगने लगा कि ये हम तो तैयार है, ये एक पैराग्राफ में 10 तरह से क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको पता है ना कि इसमें ई विकल्प भी होते हैं और ई विकल्प में 2 चीज होते हैं, यानी कि कुल 6 विकल्प आपके पास होते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक अब हो चुका है कि आप अवधारणा को विकसित करें, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, रिजल्ट आएगी। ठीक है ना दोस्त। मैं फिर कहना चाहूँगा, जो नए बंदे हैं, जो तैयारी को आखिरी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, मंजिल पाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आप उसे सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे हमारे वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। बिहार से रिलेटेड एक पूरा सेशन में शुरू करने वाला हूं जो पूरी तरह सीडीपीओ और बीपीएससी को समर्पित है। आप उसे वॉच कर लेंगे तो आप बिहार के बारे में निश्चिंत रहें। इसी प्रकार मेरा प्रयास है इंडियन ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में वो सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवा दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को बताएं, ग्रुप में तैयारी करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।